अच्छे होंगे, खुश होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिजीज ऑफ द टंग कि टंग में कौन कौन से डिजीज होते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। तो डिजीज ऑफ टंग यानी कि जो टंग का डिजीज है उसको कहते हैं ग्लोसाइटिस। ये ग्लोसाइटिस जो होता है ये कई टाइप्स के होते हैं, यानी कि एक ही ये सिर्फ ग्लोसाइटिस ही डिजीज नहीं होता। ग्लोसाइटिस में इसके कई सारे पार्ट्स आ जाएंगे, जिसमें कि फर्स्ट है कि एक्यूट ग्लोसाइटिस, उसके बाद आ जाएगा सब एक्यूट ग्लोसाइटिस, एंड देन आ जाएगा क्रोनिक ग्लोसाइटिस, एंड देन अल्सरेशन ऑफ टंग, देन बेनाइन ट्यूमर ऑफ टंग। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी टंग के डिजीज में। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि एक्यूट ग्लोसाइटिस यानी कि फर्स्ट डिजीज जो है इसका वो एक्यूट ग्लोसाइटिस हम देखेंगे, उसके बाद सबक्यूट ग्लोसाइटिस एंड क्रोनिक ग्लोसाइटिस। ये सारी चीजें वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्यूट ग्लोसाइटिस, जिसमें कि फर्स्ट है इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में है कि इट इज एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, यानी कि ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है टंग का, जिसको कि ग्लोसाइटिस यानी कि एक्यूट ग्लोसाइटिस कहते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें है एटियोलॉजी, यानी कि कारण, किन किन कारणों की वजह से ये ग्लोसाइटिस हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि स्टिंग ऑफ अ वास्प। सेकेंड पॉइंट है एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। थर्ड पॉइंट है एनीमिया एंड सम अदर हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, एंड फोर्थ पॉइंट है ल्यूकेमिया। तो ये इसका एटियोलॉजी हो गया, ये इसका कॉज हो गया कि इन कारणों की वजह से ये हो सकता है ग्लोसाइटिस। एंड थर्ड पॉइंट इसमें है कि क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर यानी कि सिम्टम्स, कैसे हम पहचानेंगे कि इसको एक्यूट ग्लोसाइटिस हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें इट इज नॉट अ वेरी कॉमन कंडीशन। ये जो एक्यूट ग्लोसाइटिस होता है, नाम तो है इसका एक्यूट ग्लोसाइटिस, बट ये कॉमन डिजीज नहीं है, यानी कि ये वेरी कॉमन डिजीज नहीं है, वेरी सीरियस कह सकते हैं इसको कि ये बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है। एक्यूट ग्लोसाइटिस जो होता है यानी कि टंग का कोई भी डिजीज हो, यानी कि टंग का जो डिजीज होता है वो सीवियर ही होता है, वो उसको कॉमन डिजीज नहीं कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसमें कि द टंग इज वेरी पेनफुल क्वाइट स्वेलन, यानी कि जो टंग होता है जब उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो वो बहुत ही पेनफुल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा उसमें दर्द होता है और उसमें स्वेलिंग भी हो जाती है। थर्ड पॉइंट है इसमें कि देयर मे बी रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ द टंग, यानी कि इसका मतलब यही है कि क्या होता है कि जब टंग में स्वेलिंग आती है, जब टंग सूज जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब पेशेंट को क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, पेशेंट अच्छे से सांस नहीं ले पाता है। यहाँ पे है कि रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन में भी रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि स्वेलिंग जब बढ़ जाएगी टंग की तो सांस लेने में दिक्कत होने लग जाता है। इट मे लीड टू द पेशेंट्स डेथ। तो जब सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, स्वेलिंग, टंग की स्वेलिंग ज्यादा बढ़ जाएगी और सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, तो उस टाइम क्या होता है कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए कहा गया है कि ये डिजीज जो है ये कॉमन डिजीज इसको नहीं कहा जा सकता है। ओके, तो ये सिम्टम्स हमने देख लिया। अब इसमें हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट, किसका एक्यूट ग्लोसाइटिस का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो ट्रीटमेंट में यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है पीस ऑफ आइस आर प्लेस्ड ऑन द टंग, यानी कि टंग के ऊपर आइस के कुछ पीसेस रखेंगे उस पे, जिससे कि उसको कुछ रिलीफ मिले, कुछ आराम मिले पेशेंट को। सेकेंड पॉइंट है इफ देयर इज रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन टू स्वेलिंग ऑफ द टंग, it is relieved by pulling the tongue forward, helped by tongue होल्डिंग फॉरसेप्स। ओके, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब पेशेंट का जो टंग है वो सूज जाएगा, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, तो सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी उसको। तो जब वो पूरी तरह से सांस नहीं ले पाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा उसको दिक्कत होने लगेगी सांस लेने में, तो क्या करेंगे कि टंग को क्या करेंगे कि आगे की तरफ, उसको बाहर की तरफ खींच के निकालेंगे, यानी कि बाहर की तरफ उसको पुल करेंगे, खींचेंगे उसके टंग को, और उसको क्या करेंगे कि टंग फोरसेप्स से, ओके, यहाँ पे क्या है कि टंग होल्डिंग फोरसेप्स से उसको होल्ड करके रखेंगे कुछ देर तक, ताकि पेशेंट अच्छे से सांस ले पाए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि ट्रैकियोस्टोमी में बी रिक्वायर्ड इफ रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट रिलीव्ड बाय पुलिंग द टंग फॉरवर्ड। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि ट्रैकियोस्टोमी, यानी कि ट्रैकियोस्टोमी यूज किया जा सकता है जब क्या होगा कि रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन वैसे ही बनी रहेगी, जब उसका टंग, पेशेंट का क्या होगा, पेशेंट का जब टंग बाहर की तरफ यानी कि फॉरवर्ड, उसका जब टंग बाहर की तरफ निकालेंगे, पुल करके रखेंगे, फिर भी उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, यानी कि सिंपली कहा जा सकता है कि टंग कितना देर तक कोई बाहर निकाल के रखेगा, थोड़ी देर के लिए रखेंगे फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि तब भी उसको दिक्कत होगी, यानी कि फॉरवर्ड करके रख रहे हैं फिर भी उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नहीं सांस ले पा रहे, तो उस टाइम पे क्या होगा
कि ट्रैकियोस्टोमी किया जा सकता है। ट्रैकियोस्टोमी का मीन्स यही होता है कि नेक पे क्या होता है कि यहाँ नेक पे एक छोटा सा होल किया जाता है, वहां एक छोटा सा नेक पे होल करके वहां से क्या होगा कि ट्रैकिया के थ्रू वहां पे उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि वेंटिलेटर पे रखा जा सकता है, वहां से नेक के थ्रू उसको ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचाया जा सकता है, उसको कहते हैं ट्रैकियोस्टोमी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि एंटी एलर्जिक ड्रग्स आर गिवन सच एज द फॉलोइंग, यानी कि एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी दे सकते हैं जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिकोसोन एंड एड्रेनालिन, ये मेडिसिन दे सकते हैं उसको एंटी एलर्जिक की। तो ये हो गया, ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो गया। आज का जो टॉपिक था हमारा एक्यूट ग्लोसाइटिस वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट रह जाता है आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।